वेलकम टू द ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। एक सही टाइम टेबल या एक सही रणनीति क्या हो जो परीक्षा तक फॉलो की जा सके और जिससे हमें मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे पास 90 नंबर अलग हैं और 60 नंबर अलग हैं। 60 नंबर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट पर लगभग सभी की कमांड होती है। लेकिन जो शेष 90 नंबर है, जिसमें 2 भाषाएं और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र शामिल है, ये 90 नंबर अलग हैं। तो हमें किस तरह से अपने आप को स्ट्रेटेटाइज करना होगा कि इन 90 में से हमारी स्कोरिंग कम से कम 70 या 75 प्लस जा सके। ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग एक दौड़ में शामिल हो सकें। और फिर रहा ऑप्शनल का सवाल, तो उसमें तो बेटर कर ही लेते हैं। तो इस समय इस कंटेंट के विभाजन के बाद अब हमें ये समझना है कि अगर फ़र्ज कर लेते हैं कि रिट की परीक्षा अप्रैल में होती है, तो हमारे पास जैन, फेब, मार्च 3 महीने रहते हैं। हालांकि रिट की परीक्षा अभी तय नहीं हुआ है कि अप्रैल में होगी, मई में होगी या जून में होगी, पर हम अपनी रणनीति को अप्रैल मानकर शुरू करते हैं। अब यदि आप सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और रात को 11 बजे तक जग सकते हैं, तो ये रणनीति आपके काम आएगी। ये समय विभाग चक्र आपके काम आ सकता है। थोड़ा बहुत आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से। सबसे पहले आपको ये समझना है कि वो जो 90 नंबर हैं, उन्हें हमें इस तरह से बांटना है कि रोज़ाना ये तीनों चीज़ें क्लियर हो सके। तो यहाँ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप सुबह उठते हैं, अगर आप 6 बजे उठते हैं, तो 6 बजे के उठने पर और उसके बाद के 2 घंटे का समय आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को दें। शुरू में ये आपको कठिन लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप इसकी थियोरी को समझ जाएंगे, इसके सिद्धांतों से आपका परिचय हो जाएगा, उसके बाद इसको रिवाइज़ करना बेहद आसान होगा। लेकिन चूँकि सुबह हम बहुत फ्रेश माइंड से होते हैं, दिमाग में कोई तनाव नहीं होता है और हमारे दिन की शुरुआत हो रही होती है, तो ऐसे में अगर आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से शुरुआत करेंगे तो फ्रेश माइंड के साथ आप पढ़ेंगे, तो जाहिर है आप उस सब्जेक्ट को बेटर समझ पाएंगे और बहुत अच्छी तरह से आप उसको ग्रैस्प कर पाएंगे। तो शुरू में जब सुबह 6 बजे आप यदि उठ जाते हैं, तो आप अगले 2 घंटे का समय इसको दे दीजिए। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो 1 घंटा और आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर 6 बजे आप उठते हैं तो करीब 8 बजे आपका ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं, आराम से फ्रेश होइए, नहाइए धोइए, और करीब 10 बजे तक का समय जो है वो आपका इन अन्य क्रियाओं के अंदर चला जाएगा। अब 10 से लेके और खाना खाने से पहले तक का समय, जिसे हम 1 बजे मानते हैं, इसमें आप भाषा एक को चुन लीजिए, जो भी आपकी लैंग्वेज बने, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अंग्रेजी हो। अब यहाँ से 1 बजे के बीच ज़रूरी नहीं है कि आपको 11, 12 और 1 3 घंटे मिलते हों। किसी को 1 घंटा मिलता होगा, किसी को 2 घंटे मिलते होंगे, किसी को 4 घंटे भी मिल सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से सेट कीजिएगा कि किसको कितना समय मिल रहा है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि इस भाषा को इतना ज़्यादा समय क्यों दिया जा रहा है। इसकी गंभीर वजह है, और जब आप रिट के पुराने पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 10 बजे से लेके और दोपहर के लंच से पहले तक का समय आप लैंग्वेज 1 को दीजिए, और उसके बाद आराम से लंच वगैरह करने के बाद फिर से आप 1-1.5 घंटे का आराम कीजिए। दोपहर 3 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक का जो समय है, ये आप अपने भाषा 2 को दीजिए। अब ये जो 2 घंटे का समय आप भाषा लैंग्वेज सेकंड को दे रहे हैं, कुछ लोग इसमें 3 घंटे भी दे सकते हैं, कोई ऐसा भी होगा जो 1 घंटा ही देगा। ये आप पे डिपेंड है, आप किस तरह से कन्वीनियंट महसूस करते हैं, उसके आधार पे आप इसमें चेंज कीजिए। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि आपको टाइम टेबल का मशीनीकरण नहीं करना है, जैसा है वैसा चलने दीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए ताकि कभी आप किसी चीज़ को कवर ना कर पाएँ, क्योंकि हम सब सामाजिक इंसान हैं। हो सकता है कि कभी सुबह 7 बजे कोई बहुत अर्जेंट काम आ जाए और आपका वो शेड्यूल गड़बड़ा जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 से 1.5 घंटा इसीलिए स्पेयर रखिए ताकि अगर वो समय चला भी जाए तो बाद के समय में आप उसको मेकअप कर सकें। शाम का आपका ये समय हो जाए, उसके बाद आप आराम से रिलैक्स रहिए। 5 बजे से लेके 6, 7 और 8 बजे तक आपके पास भरपूर टाइम है, आप रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि टाइम टेबल ऐसा हो, समय विभाग चक्र ऐसा हो कि आपके दिमाग पर प्रेशर क्रिएट ना हो, बल्कि आपको ये महसूस होना चाहिए कि इसमें
आसानी से बदलाव किया जा सकता है। अगर कभी मेरी 3 बजे वाली क्लास मिस भी हो गई तो कोई बात नहीं, मेरे पास 3-4 घंटे 5 घंटे बहुत स्पेयर रहते हैं और मैं उसे सब्स्टिट्यूट कर लूँगा और अपना काम कर लूँगा। शाम को जब आप खाना खा लें, अमूमन 7-8 बजे हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपको लगातार 2 से ढाई घंटे देने हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को। इसके लिए मैं रात का समय इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि रात का समय अमूमन शांत होता है। ऑप्शनल सभी के काफ़ी डिटेल सब्जेक्ट है, चाहे सोशल स्टडीज़ हो, साइंस मैथमेटिक्स हो, लैंग्वेजेस हो, ये थोड़ा डिटेल चलता है। तो ये समय आप इसको दे दीजिए क्योंकि 60 नंबर अकेला आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर कर रहा है। फिर आप 10 से या 11 बजे तक आप सो जाइए। अब करना क्या है इस टाइम टेबल में, महत्वपूर्ण मुद्दे की बात वीडियो में अब है। फर्ज करते हैं कि आपका सुबह आप 6 से 8 का टाइम दे रहे हैं अपने बाल विकास को। अगर किसी दिन आप लेट उठें या उसे समय न दे पाएँ तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इस टाइम टेबल को गौर से देखेंगे तो करीब 5 घंटे स्पेयर निकलते हैं। तो वो 2 घंटे मिस भी हो जाते हैं उस दिन, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा। आप बाकी का समय निकाल सकते हैं। आप खाने के जस्ट बाद से 3 बजे तक का जो आपके पास 2 घंटे स्पेयर है, उसमें इस समय को निकाल के मेकअप कर सकते हैं। कैसे भी आप कर सकते हैं। तो इसमें आपके फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रहेगी और फ्लेक्सिबिलिटी होने से आपको हमेशा आत्मसंतोष रहेगा कि मेरे पास पर्याप्त समय है। और अगर कभी किसी पारिवारिक कारण से, किसी सामाजिक कारण से मैं किसी दिन अपने शेड्यूल को पूरा नहीं भी कर पाया तो भी मैं उसे बाद में पूरा कर लूँगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं में दिमाग कूल रहना चाहिए और दिमाग आपको कूल रखना है। इसीलिए मैंने आपको ये शेड्यूल बताया है जिसमें पढ़ाई के अलावा आपके 5 घंटे स्पेयर चलते हैं। ये स्पेयर हैं, आप चाहें तो इन्हें यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेयर हैं हमारे टाइम टेबल के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि आप जल्दी बोर हो जाते हैं स्टडी से तो इसको स्पेयर ही रहने दीजिए। धीरे धीरे अपने आप इस समय का भी यूटिलाइज करने लग जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज़ इस समय विभाग चक्र के बारे में, अगर हम इस समय विभाग चक्र को फॉलो करते हैं तो क्या अप्रैल तक हमारा सिलेबस पूरा हो पाएगा और क्या इसके रिवीजन हो पाएंगे। सोशल साइंस का सबसे लेंथी सिलेबस है। मैं खुद सोशल साइंस से था, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलते हैं तो बाल विकास जब आप पहली बार कवर करेंगे तो हो सकता है कि आपको जनवरी का पूरा महीना लग जाए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में, लेकिन जनवरी खत्म होते होते वो आपके कंप्लीटली कवर हो जाएगा। उसके बाद जब रिवीजन का समय आएगा तो फिर ये वापस 30 दिन का समय नहीं लेगा, बहुत शॉर्ट में रिवीजन आपका हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि इस तरीके से अगर आप इस पूरी रणनीति को लेकर चलते हैं तो मिड फरवरी तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मिड फरवरी के बाद आपका समय शुरू होता है मिड फरवरी से लेके मार्च लास्ट तक। हम ये मानकर चल रहे हैं कि 1 ही अप्रैल को परीक्षा है, तो आपके पास 45 दिन बचते हैं। और इस 45 दिन में जब आप सब्जेक्ट कवर कर चुके होंगे और रिवीजन फेज़ में आएंगे तो जाहिर है आपके पास स्पेयर आवर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, अतिरिक्त समय है, उसे भी आप अपने टाइम टेबल में शामिल करते हुए चलिएगा। तो आप ये पाएंगे कि अगले 45 दिनों में कम से कम आपके 5 रिवीजन बड़ी आसानी से हो जाएंगे और ये पूरा खेल रिवीजन का है। तो आप इस पूरे समय विभाग चक्र को, इस रूटीन को अपने हिसाब से रखिए। और रहा अपने आप को फिट रखने का सवाल, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मुझे माइग्रेन की कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे बचने के लिए आपको एक काम करना होगा कि किसी भी तरह आपकी डाइट ऐसी रखिए आप कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो और आप नॉर्मली चल सकें। हो सके तो जितनी भूख है उससे आधी रोटी कम ही खाइए, हल्का खाना खाइए, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद को फिट रखेंगे उतना बेटर है। इस पूरे चूँकि सर्दी का मौसम है, मैं भी जानता हूँ कुछ ऐसे भी मेरे साथी होंगे जो स्टोन प्रॉब्लम से ग्रसित होंगे, जिनके किडनी में या गाल ब्लेडर में पथरी वगैरह होगी। तो वो ध्यान रखें कि अक्सर हम लोग जब पढ़ाई में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो अपनी रूटीन में को डिस्टर्ब कर बैठते हैं, पानी कम पीते हैं, तो इससे वो स्टोन पेन होने लगता है। अगर आपको ये स्टोन पेन इस प्रेपरेटरी दौर में हुआ तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि स्टोन का पेन बहुत ख़राब होता है। तो बचना है आपको, जितना हो सके इन चीज़ों से बचना है। स्टोन पेन से बचने के लिए आप जितना हो सके पानी पीजिए और ये नियम बना लीजिए कि दिन में कम से कम आपको 2 से 2.5 लीटर पानी हर हाल में पीना है।
हालांकि सर्दी का मौसम है, इतना पानी आपका शरीर मांगेगा नहीं, लेकिन प्रयास आपको यही करना है। वजह यह है कि हम ये जो आप मैच खेल रहे हैं ना, ये ऑन द ग्राउंड भी खेला जाता है और ऑफ द ग्राउंड भी। ऑन द ग्राउंड आपका समय विभाग चक्र है, लेकिन ऑफ द ग्राउंड आपकी वो एक्टिविटीज़ हैं जो आपको फिट बनाए रखेगी। अगर आप शरीर की किसी व्याधि से ग्रस्त हैं तो दिमाग आपका 100% काम नहीं करेगा, आपका बार बार फोकस डिस्टर्ब होगा, आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, जितना हो सके लाइट डाइट रखें, भूख से आधी रोटी कम खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा कामकाज और हमारी बॉडी फिट रहे। इसके अलावा एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जो इस समय विभाग चक्र के आधार पर हम आगे देख सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने जो समय विभाग चक्र बनाया है और इसके अलावा हमने जो ये रणनीति बनाई है कि हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रख सकें, इसके साथ साथ आपको एक चीज़ पे और ध्यान देना है। मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोगों को ये महत्वपूर्ण नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप को हर तरह की स्थिति के लिए तैयार आपको रखना होगा। इस प्रेपरेटरी दौर में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अब घटित हो सकती है। ऐसा अक्सर होता है जब आप पूरी तरह से मन बना लेते हैं कि इस बार मैं भरपूर तैयारी करूंगा और न जाने कहाँ से कोई समस्या आकर आपको डिस्टर्ब कर देती है। तो इस बार मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार रहिएगा और आपको ये सोचकर तैयारी शुरू करनी है कि चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, चाहे धरती आसमान पर चली जाए या आसमान धरती पर आ जाए, चाहे कोई भी एक्सपायर हो जाए, मैं अपनी मानसिक स्थिरता को टूटने नहीं दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है। आपको समत्व बुद्धि का परिचय देना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक बहुत व्यवस्थित तैयारी चलती है और फिर अचानक से आपके पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है कि आपकी वो 2-2.5 महीने की तैयारी व्यर्थ हो जाती है। तो इस चीज़ से बचना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बहुत घातक भी है। तो इसका ध्यान रखना है, पहले से आपको तैयार रहना है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में ऐसा कुछ भी उल्टा पुल्टा न हो, उलट पलट न हो, शांति से आपका जीवन चले, लेकिन तैयार तो आपको रहना होगा। ये एक तरीके से युद्ध है और आप एक सिपाही हैं और आपको मानसिक दृढ़ता का परिचय देना होगा, तैयार रहना होगा। ये कुछ बातें हैं जो आपकी तैयारी को एक दिशा देगी और उसके आधार पर आप धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। अंतिम तौर पर मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं, हमारा सिलेबस बहुत अच्छी तरह से कवर हो रहा होता है, लाइफ बिल्कुल पीसफुल चल रही होती है, कहीं से कोई समस्या नहीं आ रही होती है, लेकिन हम अपने आप खुद को डिस्टर्ब कर बैठते हैं। वो कैसे कर बैठते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपका मित्र हूँ, मैंने आपको फ़ोन करके पूछ लिया कि क्या आपने 7वीं कक्षा की SST पढ़ ली? आपने कहा पढ़ ली। अब आप मूल पुस्तकों से तैयारी कर रहे हैं। अब मैं आपको 10-12 प्रश्न भेज देता हूँ। वो 10-12 प्रश्न मैंने कहीं से भी उठाए हैं और वो मैंने आपको भेज दिए हैं। उसमें से आप 4 ही कर पाए तो आपको ऐसा लगेगा कि ओह, मेरी तैयारी कमज़ोर है, और वहीं आपका आत्मविश्वास धरा का धरा रह जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि परीक्षा तक आप थोड़ा सा अपने सोशल ग्रुप्स जो हैं उनमें भी थोड़ा लिमिटेशन बरतें तो आपके लिए अच्छा है। और हमेशा याद रखें, मूल पुस्तकें अगर आपकी कंप्लीट है, आप ये रेस जीत जाएंगे। इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके अगर आपकी मूल पुस्तकें कंप्लीट है। रहा गाइड्स का सवाल और वहाँ के कंटेंट का सवाल, वो प्रश्न आपको नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के वीडियो के बाद एक सवाल आया था कि सर हम लोग अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर चुके हैं और उसको आगे बढ़ाएं या नहीं। मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप सिलेबस कवर करें। देखिए, टेस्ट सीरीज देने का मतलब यह है कि आप अपनी तैयारी को परख रहे हैं। हालांकि आपने तो तैयारी की नहीं है, तो परख किस बात की? तो पहले आप खुद की तैयारी कीजिए, उसके बाद आप मॉडल पेपर या अगर आपको सॉल्व करने हैं, हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर के, मैं सिर्फ इस चीज़ के पक्ष में हूँ। अगर आपको सॉल्व करने, पुराने पेपर सॉल्व कीजिए, MP-TET के पेपर सॉल्व कीजिए, C-TET के पेपर सॉल्व कीजिए, वो आपको फ़ायदा देंगे। ये मॉडल पेपर आपको फ़ायदा नहीं देंगे। उम्मीद है आप इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके अनुरूप आप टाइम टेबल बनाएंगे और अब आप ये नियम भी समझ गए होंगे कि टाइम टेबल में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इतने स्पेयर आवर्स होने चाहिए कि अगर कभी किसी दिन हमारा 1-1.5 घंटा इधर उधर डिस्टर्ब भी हो गया तो हम उसको मेकअप कर सकें, उसकी पूर्ति कर सकें, उसकी क्षति पूर्ति कर सकें। इसलिए टाइम टेबल में स्पेयर आवर्स का होना बहुत ज़रूरी है।
कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपने कमेंट भेजिएगा। जितना मुझसे हो सकेगा मैं जवाब दूंगा और आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा। ईश्वर आप सभी को सफल करें। जय हिंद।